माइक्रो एडिक्शंस पर हमने बात करनी है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है उसमें कि इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है ना वो अराइज कैसे होती हैं। यानी जितने भी, मैं बार बार एक चीज़ बताती हूँ क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में इतना वाइटल रोल प्ले करती हैं तबाह करने में ज़िंदगी को, लेकिन हम इनको अननोटिस छोड़ देते हैं। आज ही एक पेशेंट की फैमिली मीटिंग हो रही थी जिसमें उन्होंने काफ़ी एक अच्छी बात की, इंसाइटफुल बात। वो ये थी, उनकी मदर ने उनसे पूछा कि तुम्हें पता चला है कि तुम्हारे लिए इलाज कितना ज़रूरी था और सारी चीज़ें थी। लाइक मुझे पता है मेरे लिए इलाज बड़ा ज़रूरी था और मैं बिल्कुल, मेरी लाइफ जो थी ना वो बहुत मिजरेबल थी, लेकिन आपका तरीका सही नहीं था लाने का। जो कि बात ठीक है, जब डिसीव करके किसी को ट्रीटमेंट में डाला जाता है तो वो तरीका ठीक नहीं होता, ये हम भी मानते हैं। और हम उसके लिए और कोई हल नहीं है हमारे पास, तो हम कहते हैं अच्छा आप उसके लिए हमें दिल बड़ा करें, माफ़ कर दें। माइक्रो एडिक्शंस में ये 7 किस्म की होती हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। बेसिकली एक इंसान के अंदर यही पैटर्न्स होते हैं जो फिर चलकर आगे ड्रग एडिक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। तो नाम इनका माइक्रो है, बट ये छोटी नहीं होती। माइक्रो एडिक्शंस इनको इसलिए कहा जाता है कि ये अननोटिस्ड रह जाती हैं, इनविजिबल रह जाती हैं, कोई इन पर अटेंशन पे नहीं करता और अटेंशन सारी चली जाती है जी ड्रग यूज़ हुई है। हालांकि ड्रग से पहले ढेरों गलत काम हो रहे होते थे, यानी गलत काम मीन्स जिनके कॉन्सिक्वेंसेस थे नेगेटिव, लेकिन वो नोटिस में नहीं आते क्योंकि उसका इतना पता ही नहीं चलता किसी को। तो एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस मीन्स ऐसी हर एक्सपीरियंस जिसमें अब वो बंदा हो सकता है, वो कोई वक्त हो सकता है, वो कोई और चीज़ हो सकती है, यानी या वो कोई सोच हो सकती है। आप हर उस ध्यान को, उस बंदे को, उस सिचुएशन को पीछे कर देते हैं या उससे अपने आप को डिस्टेंस पे ले जाते हैं जो आपको रियलिटी चेक देता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने रात को घर जाना होता है 1-2 बजे और आपको पता है कि अम्मी तो जाग रही होंगी मेरे इंतज़ार में, तो आप 1-2 को स्ट्रेच करके ना 4-5 कर देते हो कि वो भी सो ही जाएँ तो मैं जाऊँ, और फिर नज़रें चुराता हुआ रूम में चला जाऊँ और सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं आना क्योंकि वहाँ पर अब्बू बैठे होंगे और वो सवाल करेंगे। स्टेज फ्राइट को भी लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं, उस पर जाने से। स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है, जिस दिन प्रेजेंटेशन होते हैं ना उस दिन या तो बच्चे गिर जाते हैं, मतलब कोई चोट लग जाती है स्टूडेंट्स को, या वो छुट्टी कर लेते हैं, या वो क्लास बंक कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको उस एक्सपीरियंस में से ना गुजरना पड़े। नेगेटिव अप्रेजल का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ में से नेगेटिविटी ही ड्रॉ करनी है। कोई बंदा आपको सलाम कर गया और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं इसके दिल में क्या ही चल रहा होगा, यानी मुझे सलाम क्यों किया आज, मतलब खैर नहीं है। इतना कॉमन सी चीज़ है, आप रोज़ लोगों से मिलते जुलते हैं, पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या हाल है, आगे से लोग क्या कहते हैं, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हालांकि अंदर से बेशक उनकी बैंड बजी हो, अंदर से बेशक उनके हालात बहुत पतले हों, लेकिन ऊपर से सब यही कहते हैं कि हाँ ठीक, क्योंकि अब वो सोचते हैं कि हम इतनी डिटेल में जाएं और बताएं, क्योंकि इंसानों को खौफ ये होता है कि उन्हें वीक परसीव किया जाएगा अगर वो अपनी कोई इमोशनल वीकनेस को एक्सप्रेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा कह देगा कि नहीं आजकल ठीक नहीं हूँ, इमोशनली काफ़ी अपसेट हूँ, हालांकि भला अल्लाह का शुक्र वैसे ना करते हो, लेकिन अब ये सिर्फ एक वो वर्ड बन गया ना कि बोलना है। तो इसमें कल्चरल वो रूट्स भी बड़ी इन्वॉल्व हैं, रिलीजियस भी, लेकिन साइंस ये कहती है कि आप जो फील कर रहे हो वो बता दें। हाँ, अब वो बंदे फिर सोचते हैं कि वो आगे से डिटेल्स पूछेंगे, तो वो आपके पास चॉइस है, राइट है, आप कहते हैं कि नहीं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या आई टॉक अबाउट इट सम अदर डे। लेकिन आपको बता देना चाहिए कि हाँ आजकल थोड़ा हालात ठीक नहीं है, या आजकल थोड़ा मसरूफियत इस तरह की है कि कोई और मसला चल रहा है। I tend to do what will make me feel better right away. गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की हमने बात की थी कि जब भी कभी यानी हमारे टास्क बोरिंग होना शुरू हो जाते हैं या रिपीट होना शुरू हो जाते हैं तो हम उनको छोड़ना पसंद करना शुरू कर देते हैं, या हम डी ट्रैक हो जाते हैं, या हम नए गोल्स बना लेते हैं। आपने प्रैक्टिस सब इसमें से गुजरे होंगे, जब पढ़ाई का दौर चल रहा होता है और आप पूरा साल नहीं पढ़ते और जब एंड पे एग्ज़ाम्स करीब आते हैं ना तो आप एक बड़ा टफ सा स्केड्यूल बनाते हैं, कल से मैंने ये फॉलो करना है। कुछ दिन नहीं फॉलो होता तो फिर आप उसको रिवाइज़ करते हैं, कुछ दिन फिर नहीं फॉलो होता तो आप उसको रिवाइज़ करते हैं, यहाँ तक कि एग्ज़ाम डे आ जाता है और आप अभी स्केड्यूल बना रहे होते हैं कि मैंने इतने चैप्टर्स कवर करने हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है, या आप रिलेट कर पाए हैं इस एग्जाम्पल से? आप उनको फॉलो थ्रू ही नहीं करते। जब आप फॉलो थ्रू नहीं करते तो उसके बाद आपको नए गोल्स बनाने पड़ते हैं। इसी तरह आप स्केड्यूल बनाते हैं, सुबह से मैंने वॉक शुरू करनी है, मॉर्निंग वॉक, और 10 अलार्म लगा लेते हैं उसके लिए और एक पर भी नहीं उठते, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं मॉर्निंग वॉक तो नहीं, शाम वाली वॉक ठीक है। यानी अगर आपका गोल ये है कि आपने वेट लूज़ करना है
तो फिर आप शाम वाली वॉक पर भी परसिस्टेंट नहीं होते, क्योंकि कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कभी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, कभी बारिश हो जाती है। तो आप कहते हैं अच्छा चलो वॉक रहने देते हैं, ऐसा करता हूँ डाइट से हेल्प ले लेता हूँ। तो फिर आप 2-4 दिन डाइट करते हैं बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो फिर आप गिव अप कर देते हैं और बिंज करते हैं किसी खाने पर। आज ही मैं अपनी एक क्लाइंट से बात करी थी, आउटडोर पेशेंट है, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती हैं, तो वो मुझे कह रही थी कि मैंने सारा कुछ करके देख लिया है, मैं बड़ी होपलेस हो गई हूँ, मैंने डाइट करके देख ली, मैंने ये करके देख लिया, मेरा वेट नहीं कम हो रहा। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि पोस्टपार्टम की वजह से आपका वेट बहुत ज़्यादा टफ फैट हो गया हो, तो उसको ज़रा जाते थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उन्होंने मुझे ऐसा मतलब एक एग्जैजरेटेड सिनेरियो बताया ना कि मैंने पिछले दिनों इतनी कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट की है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा अच्छा मुझे टाइम फ्रेम बता दें कि कितनी की थी। शी वाज लाइक 1 महीना मैंने फॉलो किया था। तो मैंने कहा 1 महीना फॉलो करके अगर आप 30 kg कम करना चाहेंगे तो कितनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, और ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट है कि आप डेफिसिट डाल रहे हैं अपनी कैलोरीज में बट आपका वेट लूज नहीं हो रहा। हो सकता है लेकिन क्योंकि आप दवाइयाँ ले रहे हैं ना, तो वो उस नेचर का आया नहीं है या वो हिट नहीं किया उस तरह का आपको, लेकिन आपकी एनर्जीज पहले से थोड़ी लो होंगी, प्लस आपकी कैफीन थोड़ी सी हमने ज़रा कंट्रोल में की थी, तो उससे भी आपकी एंग्शियस नेचर थोड़ी सी कंट्रोल हुई थी। नहीं, वो हमने अच्छा किया था क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं थी। जब आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं और वो सूट ना करे, वो आपको एंग्जाइटी दे रही हो ना, तो इसका मतलब है मैं अक्सर पेशेंट्स को ये बात करती हूँ कि आपसे ज़्यादा किसी से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा आप में से किसी को कॉफ़ी पसंद नहीं होगी, लेकिन आपको देखना पड़ता है ना कि जो चीज़ आपको पसंद है, अब आंखें बंद करके तो नहीं वो लेते जाना, उसके नुकसान भी होते हैं, उससे आपको एंग्जाइटी होती है। आप बाकायदा अपने अंदर फील करते हैं डिफरेंस कि कॉफ़ी पीने से पहले आपकी हार्ट बीट कितनी थी, कॉफ़ी पीने के बाद क्या हो गई है, डबल हो जाती है। कि कॉफ़ी से आपको इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप कॉफ़ी से बड़े स्टिमुलेंट को अब्यूज़ कर चुके हैं बुरी तरह से, उनके साथ ऑलरेडी हाइपर एक्टिविटी के मसले हैं। अब उस हाइपर एक्टिविटी को मज़ीद फ्यूल किया जाएगा किसी भी कैफिनेटेड चीज़ से, तो वो मसला होगा। उनके साथ हाइपर एक्टिविटी के मसले नहीं हैं। जब देखें एक चीज़ आप ले रहे हैं जो आपको एंग्शियस कर रही है, अब आप कभी भी ज़्यादातर जो क्रेविंग्स होते हैं ना, वो इस तरह नहीं होती कि आइस की क्रेविंग हो रही है और आप कर रहे हो। ज़्यादातर रिलैप्स इस तरह होता है कि आप बाकी कुछ ऐसे गलत काम, कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स हैं जो आप कर रहे होते हो, जो आपको एग्जैक्टली उस स्टेट में पहुंचा देती है जिसमें आप अपने आप को फिक्स करने के लिए नशा कर लेते हो। इस तरह मेरे पिछले दिनों मेरे एक पेशेंट से बात हुई जिन्होंने आइस पे रिलैप्स किया, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत मिजरेबल था, ये मसले थे, वो मसले। उन्होंने ना मुझे पिछले 4 दिन के कोई 40 मसले बताए होंगे, वो जेन्युइन नेचर के मसले थे। ठीक है, वो मसले, मैंने उनसे बस एक सवाल किया था, मैंने कहा क्या ये मसले आपके साथ पहले से नहीं चल रहे? क्या ये मसले तो बड़ी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन अभी आपको इतने इनकी नेचर इतनी एक्सपेडाइटेड क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि हल्का सा तड़का क्रेविंग्स का भी लगा हुआ था ना, जेन में था कि चलो नम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, अपने आप को सुकून आ जाए, लेकिन क्या उससे मसले चले गए? पेरेंट्स जो है ना वो बहुत पुलिसिंग कर रहे हैं, मैं बहुत सफोकेटेड फील करता हूँ, दवाई का टाइम 7 नहीं मैंने 9 बजे खानी है, या मैं काम पर जाता हूँ तो मुझसे फोकस उस तरह से नहीं किया जा रहा, या मैं बाथरूम में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ तो ये लोग सुनते हैं बाहर से कान लगा कर जी कि मैं बात तो नहीं कर रही, लोग मेरा फ़ोन नहीं देते, या इस तरह कोई कंप्लेन आप लोग करें और उससे आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दें और ऐसा लगे कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया है, और उसके असर में आकर मैं विश नहीं करी, सिर्फ बात कर रही हूँ, आप नशा कर लें। तो मुझे बताएं कि ये नए मसलों पर आपने रिलैप्स किया है कि पुराने मसलों पर ही किया है? अब मुझे बताएं कि मसला ये है कि हम ड्रग को माइनस करना सीखें कि मसला ये है कि पहले नंबर पर हम इन चीज़ों को, इन चैलेंजेस को फेस करना सीखेंगे, ये तो लाइफ में आएंगे। देखें, कोई बंदा ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो, अगर कोई है तो नाम ले लें आप लोग, और हम उनको ये वाइब्स और ये फीलिंग्स दे रहे होते हैं कि नहीं जी आपने अपना काम करना है, उन्होंने अपना करना है। हम यहाँ पर उन पेशेंट को एडमिट ही नहीं करते जिनकी फैमिलीज हमें कंसेंट नहीं देती कि वो आएंगी हफ्ते में एटलीस्ट 4 दफ़ा, क्योंकि ये काम सिर्फ पेशेंट्स नहीं कर सकते। एक बुक है बड़ी शानदार एडिक्शन रिकवरी पे जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। उस बुक में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि जी अकेला बंदा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एडिक्ट फैमिली डिजीज़ है। नशा एक बंदा करता है, अच्छा मेरे इस वर्ड को डेरोगेटरी मत समझिएगा, ये अक्सर समझा जाता है कि बड़ा एक डेरोगेटरी सा वर्ड है, बट ये एडिक्ट का उर्दू तर्जुमा ही है जो मैं बोलने लगी हूँ कि नशा एक बंदा करता है लेकिन उस घर के सारे लोग नशेई होते हैं।
कोई ना कोई केमिकल या नॉन केमिकल एडिक्शन उनके अंदर होती है। 3 लोग कोडिपेंडेंट्स होते हैं, 2 के साथ एंजाइटी के मसले होते। अब मुझे बताएं रूमिनेशन क्या है? क्या थॉट एडिक्शन नहीं है ये? एक चीज़ के बारे में सोचे जाना और रातों को नींद ना आना और खाना ना खाना, और इल्ज़ाम आ जाता है उस बंदे पर जो आइस करता है या कोकेन करता है या हेरोइन करता है। और हम फैमिली को ये सिखा रहे होते हैं कि जी अगर आप रात को नहीं सोते तो इसका इल्ज़ाम कम से कम उन पर ना दें, क्योंकि आप सीख सकते हैं कि आपने अपनी फ़िक्र कैसे करनी है। लेकिन बड़ा वो है ना, यानी बेचारगी को हमारे कल्चर में बड़ा सपोर्ट किया जाता है कि देखो मैं सारी रात नहीं सोई, या मैं 2 दिन हो गए मैं रो रही हूँ, या मैं रो रहा हूँ, या मैं इसके लिए परेशान हूँ, या मैं गाड़ी लेके इसको सड़कों पे ढूंढ रहा हूँ इधर उधर, ये नशा करके पता नहीं कहाँ चला गया, दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ। ये चीज़ें कल्चर में इसको बड़ा सपोर्ट किया जाता है बेचारेपन को। और सारे उन माँ बाप की, नो ऑफेंस टू एनीवन, किसी की फीलिंग से मेरा कोई मीन नहीं है हर्ट करना, लेकिन मैं सिर्फ रोल्स को डिफ़ाइन कर रही हूँ और कुछ चीज़ों को, कुछ नॉट्स को अनटाई कर रही हूँ कि ये पेशेंट पे जिम्मेदारी नहीं आती अगर उनकी वजह से उनके घर वाले बीमार हो जाएं। तो लोग कहते हैं विक्टिम रोल में बड़ा मज़ा है, नेचर नहीं रखा है, अब हम क्या करें, लेकिन हमें इसके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मज़ा जिस भी चीज़ में होता है, नशों में भी तो मज़ा है ना, लेकिन वो मज़ा लड़ जाता है, वो मज़ा थोड़ी देर ही रहता है, हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाता है, रियलिटी हिट करती है, एक के बाद एक मसला शुरू हो जाता है। बात समझाने वाली ये है कि फैमिलीज़ ने अपने हिस्से का काम करना है और पेशेंट्स ने अपने हिस्से का काम करना है। अगर पेशेंट्स ये सोचते रहेंगे ना ये लोग मेरी पुलिसिंग करेंगे तो फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, फिर मैं सफोकेटेड होऊंगा, तो नहीं। आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स को बार बार रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि जी आप ये चीज़ पुलिसिंग में आती है। हमारे पेशेंट्स ना कंट्रोलिंग और पुलिसिंग का वर्ड सीख लेते हैं और हर उस जगह पर भी अप्लाई कर देते हैं जहाँ बनता नहीं है अप्लाई करना। देखिए, मैं इस बिहेवियर को इंडोर्स नहीं करती कि ठीक है, माँ बाप बहुत ये करते हैं, बच्चे बाहर से आते हैं ना तो वो हग करने के बहाने सूंघ रहे होते हैं। एक्चुअली मैं इस चीज़ को इंडोर्स नहीं करती, लेकिन मैं पेशेंट से ये कहती हूँ कि आप इस चीज़ पर ना प्रोवोक होना छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि वो खुद ही 2-4 दिनों में ये काम करना छोड़ देंगे। एक्चुअली उनके साथ हुई बहुत होती है, हमारे साथ तो आपका कोई बैगेज नहीं है ना, यानी आप आते हैं, पहली दफ़ा मिलते हैं, हमारा अच्छा रेपोर बनता है, आप हमारी बात मानते हैं, हम आपकी बात मानते हैं, तो एक रिलेशनशिप शुरू से ही बड़ा यानी स्काई हाई रिलेशनशिप है। मैं पेरेंट्स की पुलिसिंग को बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर हम आप उनके साथ कनेक्ट करके देखें ना तो आपने उनके साथ की बहुत हुई है। समझते हैं इस बात को? झूठ इतने, धोखे इतने ब्रोकन प्रोमिसेस, इतना हर्ट, इतनी सारी चीज़ें, तो फिर पेरेंट्स ना डरे रहते हैं हर वक्त। नॉट दैट कि उनका डरना फिर भी जस्टिफाइड है, लेकिन अगर आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर है ना तो ये चीज़ 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैंने इतना ट्रांसफॉर्म होते देखा है पेरेंट्स को कि एक फैमिली के 2 बच्चे, जिसमें से एक बच्चा कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर से, वो नहीं होता डोंट लुक एट मी वाली टेक्निक, ये किसी पे इल्ज़ाम दूसरा बेटा सिगरेट पीता है, दूसरा बेटा सिगरेट पीता है। उनकी मदर ने इस बात को सुना ही नहीं। कंप्लेन मेरे तक भी वो पेशेंट लेकर आए, जी हम इनसे कहें ना कि बड़े बेटे से पूछें वो सिगरेट पीता है। मैंने भी कह दिया बीच में, हाँ जी उनसे भी पूछ लीजिएगा। शी वाज लाइक नहीं, उसके बिहेवियर्स ही नहीं है। सिगरेट पीने वालों के ये रवैये नहीं होते। वो टाइम पर सोता है, वो टाइम पर उठता है, वो जिम करता है, वो अपना डाइट फॉलो करता है, वो काम पर जाता है, उसको कोई मसला नहीं होता। मेरे साथ उसके बिहेवियर में मतलब ऊंच नीच बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैं नहीं मानती कि वो सिगरेट पीता है, क्योंकि ना मुझे कभी उससे स्मेल आई, ना मुझे उसके किसी रवैये से लगा कि वो पीता है। तो कितनी अच्छी लर्निंग है ना कि उन्होंने अपने सारे कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि एक बंदा सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, और दूसरा बंदा जिसके सारे हालात ख़राब हों तो वो भी चीख चीख कर बता रहे होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस करूँगी जो आपके लिए पूरे विलिंग वेज की तरफ से है। मैं अपने सारे कोलीग्स के बिहाफ पर आपसे ये गुजारिश करने लगी हूँ कि आप ना अपने आप को सबमिट करा दें जैसे सारे पेशेंट्स होते हैं। नहीं, इंडोर आने की बात नहीं की, मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो ये कि आप एक तो ह्यूमन रेस में वापस आ जाएं, दूसरा जो सारे पेशेंट्स से प्रोटोकॉल्स अप्लाई होते हैं ना उसको एक्सेप्ट करें। ये कोई परमानेंट हल नहीं है, बहुत सी इस तरह की चीज़ें आई, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी मोटिवेशन या विल पावर। जिस तरह पिछले दिनों डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि एक दवाई है नैल्ट्रेक्सोन, जो वो बंदा ले सकता है जो लेना चाहता है, जिसके बाद आप नशा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बदमज़गियाँ देता है। जैसे आप उसके बाद अल्कोहल नहीं पीते क्योंकि आप थ्रो अप करना शुरू हो जाते हैं, आपकी बड़ी बुरी सी एक हालत हो जाती है।
तो वो बंदा करता है जो हाईली मोटिवेटेड होता है, जिसको पता होता है कि मैंने ड्रग्स नहीं करने, जिसको पता होता है कि मैंने इस तरफ जाना ही नहीं है, इस लाइफस्टाइल को। बंदा वो टैबलेट ले नहीं सकता जब तक उसका डिटॉक्स ना हो और उसका ब्रेन इस बारे में क्लियर ना हो कि मैंने नशा छोड़ना है और कैसे छोड़ना है, क्योंकि वो खाली गोली खाना हल नहीं है, वो तो आपकी हालत को और ज़्यादा मिजरेबल कर देगी। देखिए, ये आप ना अपने थेरेपिस्ट के साथ पूरी इस बारे में बात करते हैं, अगले प्लान के बारे में, फ्यूचर में। बिल्कुल, जब आग बहुत ज़्यादा एक जगह लगी होती है तो आप वहाँ पर क्या करते हैं कि आप बिल्कुल एक एक ग्लास से पानी बुझाते हैं कि आप एक साथ इकट्ठा डालते हैं पानी। तो ये बातें होती हैं बात की कि आप डैमेज को, अब सब कुछ आग बुझा दी, डेंजर फ्री कर दिया, अब सब कुछ सेफ्टी जोन हो गया, अब आगे क्या करना है, ये सब कुछ क्लटर कैसे उठाना है, वो बात की चीज़ें हैं। जो यहाँ के काम है ना, यहाँ पर उसमें इंटरवीन नहीं किया जा सकता उस दवाई के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर और ढेर सारे मसलों को हैंडल करना है। नशा छोड़ने के बाद जो विड्रॉल्स हैं उन तकलीफ़ों को हैंडल करना है, जो एंग्जाइटी है उसको हैंडल करना है, जो सोचों में क्लैरिटी नहीं है उसको करना है, जो क्रैश कर रहे होते हैं पेशेंट स्टिमुलेंट्स के बाद उसको हैंडल करना होता है। तो हर ड्रग का अपना अपना हिसाब होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हमने मिथ्स और फैक्ट्स बहुत दफ़ा पढ़े हैं ड्रग एडिक्शन के, उसमें एक मिथ बार बार बताते हैं वो कि ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट कोई वन शॉट डील नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कर लो तो उसके बाद बस इलाज हो गया। ये एक ऑनगोइंग एफर्ट है जो चलती रहेगी, जो करते रहना है। अब जिस तरह असफर साहब हैं तो 2 साल के बाद इनका रिलैप्स हुआ तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए, ये भी इनकी फैमिली भी, कि देखो हालात तो वहीं आकर खड़े हो गए ना। कोई मैं जस्टिफाई नहीं कर रही उनके ड्रग रिलैप्स को बिल्कुल भी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कोई दूसरी साइड नहीं देख रहा कि 2 साल अच्छे गुजरे थे और फिर वो वाला पार्ट मिस कर दिया जिसमें आप ट्रीटमेंट से पीछे हो गए और रिलैप्स हो गया। यानी कितनी बार इनको रीच आउट किया गया यहाँ पर आने के लिए, इनकी फैमिली ने कितनी बार इनको कहा यहाँ पर जाने के लिए, दवाइयाँ बीच में मनूवर होती रहीं। जब सारी रेसिपी पूरी हो गई तो डिज़ास्टर तो होना ही है ना असफर साहब। तो देखें, अगर जब तक आप फॉलो करते रहे थे, हमारे साथ कनेक्टेड थे, फ़ोन पर भी रब्ता हो जाता था, दवाई भी खा रहे थे, हालात ठीक चल रहे थे, इसका मतलब ये है कि अगर आप बाय द बुक्स चलते रहेंगे तो हालात ख़राब होने के चांसेस बहुत ही स्लिम है, बहुत स्लिम है। जहाँ पर आप डी ट्रैक होंगे, जहाँ पर रिलैप्स होगा, वहाँ पर आपको ज़रा कॉन्शियसली देखने की ज़रूरत है कि मैंने ऐसा क्या किया था कि ड्रग हो गई। तो बात यह है कि आप कुछ काम ऐसे करना शुरू हो जाते हैं जिसके बाद रिलैप्स गारंटीड है। चलें, अभी तक नहीं हुआ, वो जंकी प्राइड देता है आपको। जैसे आपने कितनी जंकी प्राइड ली ना कि मैं साबित करें मैंने नशा तो नहीं किया ना, जो मैं साबित नहीं कर सकती क्योंकि आपने नहीं किया नशा। लेकिन रेसिपी तो सारी पूरी हो चुकी थी ना कि एक ड्रग हो गई जो पकड़ी भी गई, माने ही ना जब तक मैंने साबित नहीं कर दिया। मतलब पूरा मुझे केस लड़ना पड़ा था, मुझे अपना आप एक वकील लग रहा था, मैं सब सबूत दिखा रही हूँ और वो सारी चीज़ें। हालांकि मेरा और आपका ये वो है ही नहीं, हमारा ये रिलेशनशिप इक्वेशन ही नहीं है। अगर मैं कोई बात कह रही हूँ तो इसका मतलब वो हवा में नहीं है, उसके पीछे ज़रूर कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है जिसकी बेस पर मैं वो बात कह रही हूँ। ड्रग भी हो गई बीच में, चलें वो आपने पढ़ाई के लिए की थी, बट पढ़ाई के लिए भी जो ड्रग्स की जाती हैं बड़ी खूबसूरत पैकिंग में आती हैं, ड्रग स्टोर्स पर मिलती हैं, तो क्या वो ड्रग्स नहीं होती? हाँ, वो ड्रग है लेकिन उसके अंदर एडिक्टिव नेचर नहीं है। अब फ़र्क ये है कि ये वाली ड्रग आप लेना नहीं चाहते, वो वाली ड्रग के पीछे आप भागते हैं। बहुत से लोग, मासूम लोग मैंने नशे पे जाते देखे इस तरह से हैं, ख़ास तौर पर जो इंजेक्टेबल्स पर होते हैं ना, उनकी हिस्ट्री की पता क्या रही होती है। कोई तकलीफ़ होती है उनको, लाइक कोई रीनल कॉलिक के किडनी में कोई स्टोन है या कोई और स्टोन है, कोई और माइग्रेन का मसला है, कोई बड़ा शदीद तकलीफ़ वाला मसला है, तो वो इमरजेंसीज़ में जाते हैं। यहाँ पर 1-2 डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास पेशेंट्स में, वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे। रात को इमरजेंसी में आप स्टमक एक के लिए या किसी और दर्द के लिए जाते हैं जो बड़ी एक्यूट नेचर की होती है, तो वहाँ पर जितने हाउस ऑफिसर्स या एमओज होते हैं, नो ऑफेंस टू देम, वो क्या करते हैं? मॉर्फिन लगा देते हैं फ़ौरन। जाहिर है उन्होंने तो दर्द ख़त्म करनी है ना, और वो हो भी जाते हैं, उनका मकसद तो पूरा हो गया और आपको आराम मिल भी जाता है। अब मसला ये है कि उस दवाई में मज़ा भी होता है, यानी दर्द तो ख़त्म हो जाती है और बात वहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद मज़ा आना शुरू हो जाता है। अब तकलीफ़ आपकी क्रॉनिक है, जब तक आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे, स्टोन रिमूव नहीं कराएंगे, तो वो तो बार बार दर्द करेगी, फिर दोबारा दर्द होती है, आप वापस इमरजेंसी में जाते हैं, 2 से 3 डोज वो लगती है, उसका विड्रॉल आ जाता है।
तो जब विड्रॉल आता है तो अब आपकी ज़रूरत बन गई है। पहले आप दर्द की वजह से वो इंजेक्शन लगाते थे, उसके बाद फिर अब आप इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे होते, तो बड़े लोग ऐसे ड्रग एडिक्ट बनते हैं। आप मुझे बताएं, क्या ज़िम्मेदारी नहीं है हमारी ये कि अगर कोई ऐसी दवाई देनी है तो उसके साथ कोई ऐसा दवाई का कॉम्बिनेशन ज़रूर दिया जाए कि मज़ा ना आए लेकिन काम हो जाए, इक्वलाइज कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर करते हैं कि अगर आपकी ज़रूरत है कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा ट्रैंक्विलाइज़र जो आपको थोड़ा रिलैक्स कर दे, क्योंकि आप बड़ी पैनिक की सिचुएशन में होते हैं, बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो आपको ऐसी दवाई देना हमारी ज़रूरत होती है। लेकिन मज़ा नहीं देना, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके एडिक्ट हैं। तो साथ कोई ऐसी दवाई ज़रूर ऐड की जाती है जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि मैं, हाँ, हमारे मरीज़ों को गोली देख के पता चलता है कि मुझे 2 वैलियम की गोलियाँ मिली हैं, खाने के बाद उनको कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में होती है तो मज़ा ही नहीं आता। बात कर रहे थे गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस की, तो जब आपकी मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाए, जब आपकी विल पावर कम होना शुरू हो जाए, हमेशा रिवर्ट बैक करें उस बंदे के पास, उस अथॉरिटी के पास जहाँ से आप कनेक्टेड हैं, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो कोई स्ट्रक्चर हो, कोई बुक हो, कोई हायर पावर हो, कुछ भी हो। यानी जब आप देखें ना कि हालात आपके थोड़े पतले हो रहे हैं तो फ़ौरन रिवर्ट बैक। तो जब भी कोई मसला हो, मोटिवेशन डाउन हो रही हो, आपके हालात ख़राब हो रहे हो, रूटीन ख़राब हो रही हो, और आप असेस कर रहे हो कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है, जो भी चलें दूर है, वर्स्ट केस सिनेरियो है, तो फ़ौरन रिवर्ट बैक करें उस अथॉरिटी के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, अपने काउंसलर के पास कि जी ये हालात हो रहे हैं, मुझे बता दें कि फोर्सी तो नहीं कर रहे आप रिलैप्स को या इस तरह से कुछ, आपको वहीं मदद मिल जाएगी।